क्वेश्चन थोड़े से कम करते हुए आगे मूव करते हैं। इसको पहले हटा दें। ये चैलेंज है आपके पास, राइट वैल्यू ऑफ रोटेशनल ईएमएफ स्मॉल ई। बताइए भाई कैसे लिखोगे? रोटेशनल ईएमएफ के लिए आपने पिछली वाली क्लास में 2 केस किए थे। आंसर क्या होगा? E इज इक्वल टू हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ये कब? जब कंडक्टिंग रॉड रोटेट्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बाकी चीजें आपको पता ही हैं कि एक पॉइंट पर हिंज किया गया है और दूसरे पॉइंट पर ये फ्री होकर के नाच रहा है। न्यूमेरिकल अगर करना होगा तो इसका आंसर क्या लिखोगे? मतलब हम लिखेंगे आंसर ये, लेकिन माइंड में हमारे आंसर क्या रहता है? E इज इक्वल टू हाफ बी और फिल इन द ब्लैंक्स स्क्वायर साथ में ओमेगा। इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखा जाता है? गैप बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्री पॉइंट। तो यहां पर होता है गैप, यहां पर होता है गैप बिटवीन फ्री एंड फिक्स्ड पॉइंट। फ्री एंड फिक्स्ड पॉइंट, ऊपर स्क्वायर साथ में ओमेगा। सपोर्टिंग डायग्राम बना के कुछ चीजें याद दिलाने की कोशिश करते हैं। अच्छी खासी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी और वहां पर एक रॉड कंडक्टिंग की नाचने लगी। सिचुएशन कुछ इस तरीके की थी, लाइक दिस। एल लंबाई की ये रॉड थी, इसको हमने फिक्स कर रखा था, तो ये एफ आई एक्स फिक्स है और ये वाला पॉइंट फ्री था घूमने के लिए। तो यहां पे देखो ना, फ्री और फिक्स के बीच का डिस्टेंस कितना? एल। तो यहां पे एल, एल का ओरिजिनल मतलब यही है, गैप बिटवीन फ्री एंड फिक्स्ड पॉइंट, ऊपर होल स्क्वायर ओमेगा। एक तो केस ये आया था और दूसरा केस रोटेशनल ईएमएफ का आपको मिला था, E इज इक्वल टू एन बी ए साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 2, E इज इक्वल टू आया था एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, या फिर आप लिख सकते हो एम बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये आया था। ये सिचुएशन कब आई थी? ये कंडीशन कब आई थी? जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कुछ भी तैयार नहीं करते हो आप लोग। व्हेन कॉइल जिसके की टर्न एन है रोटेट्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। जब आपकी एन फेरों वाली कॉइल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना शुरू कर देती है, तो वहां पर भी उस कॉइल के पास में एक इंड्यूस वोल्टेज आती है, जिसका कि फार्मूला आपने ये निकाला था। अब आप दोनों रोटेशनल वोल्टेजेस को देखिए, इसको देखिए और इसके देखिए। दोनों की दोनों जो रोटेशनल वोल्टेज हैं, कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में। उसमें जो है साइन का फंक्शन है, वो भी टाइम के साथ, बट इसमें कोई साइन का फंक्शन है टाइम के साथ नहीं। और आपको ये रफ वर्क में पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? साइन के साथ अगर टाइम आ जाए तो ये लोग हार्मोनिक बन जाते हैं, हार्मोनिक बन जाते हैं, हार्मोनिक फंक्शन कहलाते हैं। कॉस के साथ अगर टाइम आ जाए तो ये भी हार्मोनिक फंक्शन कहलाते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं? तो हार्मोनिक फंक्शंस मीन्स क्या? मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा और ये कंटिन्यू चलता है। या ऐसे लिख सकते हो, मिनिमा, मैक्सिमा और फिर से मिनिमा। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है।
साथ ही साथ डायरेक्शन भी बदलती है, डायरेक्शन चेंज। जैसे अगर हार्मोनिक जो लोग होते हैं उनके ग्राफ कैसे होते हैं, तो हार्मोनिक लोगों के ग्राफ हमेशा ऐसे होते हैं, लाइक दिस, कुछ इसी तरीके के ग्राफ्स बनते हैं। और इस कैसे हम इस बात को प्रूव करें या जज करें कि सामने वाला हार्मोनिक है। देखो यार 11th क्लास में तुमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट निकाला था, तो ये आया था ना, y बराबर a साइन ओमेगा टी। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसा था, हार्मोनिक। कैसे पता चल गया हार्मोनिक है, साइन के साथ t माने टाइम आ रहा है, इसलिए ये हार्मोनिक है। अच्छा, हार्मोनिक फंक्शन से, मेरी फिंगर इस समय हार्मोनिक फंक्शन को पकड़े हुए है, तो हार्मोनिक फंक्शन के साथ जो टर्म होता है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड एक जनरल टर्म है जिसका मतलब है मैक्सिमा। फोर्स का एम्पलीट्यूड तो फोर्स का मैक्सिमा, डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड तो डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमा, एनर्जी का एम्पलीट्यूड तो एनर्जी का मैक्सिमा। तो जब हम हार्मोनिक फंक्शन को पकड़ लेते हैं, केवल हार्मोनिक फंक्शंस को पकड़िए, तो जो बाहर रह गया वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। तो यहां पर आप देखिए इस रिजल्ट में एक तो ये पता चल गया कि जो ये वाली वोल्टेज आई है, अलग से नोट बना रहे हैं क्योंकि इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो बस यहां खत्म हो गया। एक अलग से नोट बना रहे हैं कि E इज इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, या फिर E इज इक्वल टू NBA ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये जो वोल्टेज है दिस इज या इट इज हार्मोनिक फंक्शन वोल्टेज। हार्मोनिक फंक्शन वोल्टेज, जो लोग हार्मोनिक होते हैं उनको एक टर्म और भी मिलता है, हार्मोनिक फंक्शन को एक नया नाम और मिलता है, अल्टरनेटिंग नेचर। ये सारी की सारी RW की बातें आप कॉपी नहीं करेंगे, केवल बोर्ड पर आपको बताई जा रही हैं। अल्टरनेटिंग नेचर का होना, हार्मोनिक फंक्शंस को अल्टरनेटिंग नेचर भी कहा जाता है, और वास्तव में है भी बात सही। देखो अल्टरनेट का मतलब मिनिमा फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा अल्टरनेट डेज में, यानी अल्टरनेट टाइम पर, किसी टाइम पर मिनिमा, फिर कुछ समय बाद मैक्सिमा। डायरेक्शन भी बदलती है, ये वाला मैक्सिमा प्लस है तो ये वाला कैसा है, तो इट इज हार्मोनिक फंक्शन वोल्टेज। एक तो ये फीचर आ गया इसका। दूसरा, अगर हम हार्मोनिक फंक्शन को केवल पकड़ लें तो ये जो रहा, ये इसका नाम क्या होगा, एम्पलीट्यूड। अब ये एम्पलीट्यूड तो है, लेकिन इस किस फिजिकल टर्म में है, वोल्टेज के। भाई इसका नाम क्या, इंड्यूस वोल्टेज, तो इसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। कौन सा, वोल्टेज एम्पलीट्यूड। तो ये आपका बन गया NBA ओमेगा, NBA ओमेगा, NBA ओमेगा इज कॉल्ड वोल्टेज एम्पलीट्यूड। वोल्टेज कह लो या EMF कह लो या फिर पीक कह लो, एक ही बात है, इतने सारे नाम है इसके। वोल्टेज, EMF और पीक एम्पलीट्यूड। और किससे लिखा जाएगा इसको, सिंबल E नॉट से। अब जैसे मान लीजिए कि ये जो वोल्टेज है ये इस्तेमाल हो रही है, तो कोई इस E की जगह पे V लिख देता है, तो आप परेशान मत हो जाना। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ऐसा वोल्टेज जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है वो EMF कहलाता है, और जो इन फंक्शन आ चुका है, जो वर्किंग में आ चुका है, वो क्या बन जाता है, वोल्टेज। तो इंड्यूस EMF को हम स्मॉल e से लिखते हैं, लेकिन अगर वोल्टेज होगा तो हम किससे लिखेंगे, V से ही लिखेंगे। और फिलहाल अभी हमने इसको E से लिखा हुआ है, और इसीलिए इस पीक को किससे लिखा हुआ है, E नॉट। मान लो ये वोल्टेज किसी रेजिस्टेंस वाले सर्किट पे गई, तो जब ये वोल्टेज रेजिस्टेंस वाले सर्किट पर गई तो अब देखो ये रिजल्ट हो गया E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी और E बराबर E नॉट कॉस ओमेगा टी। ये वोल्टेज किसी ऐसे सर्किट पर है
जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, तो करंट जरा लिखो भाई, करंट बराबर ई बाई आर, ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में आर। जरा इसको देख लो, सेटिंग बनाइए। ई नॉट क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज, पीक वोल्टेज। और अगर ऊपर होगी पीक वोल्टेज, नीचे होगा रेजिस्टेंस, तो क्या बनेगा? पीक करंट। और इसको किससे लिख दिया जाए? आई नॉट से। अरे बोलो भाई, तो आई बराबर आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी, या इसी तरीके से बनेगा आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी। और ये जो वोल्टेज आप देख पा रहे हो यहां लिखी जा रही हैं, ये अल्टरनेटिंग कहलाते हैं। तो जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ते जाओगे और फिर एक सिचुएशन ऐसी आएगी, राइट द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो ये मत सोचना कि कहाँ था, कैसे आया था, रिजल्ट आपके सामने। ये कैसे बनता है ये तुम्हें पता है कि जब एन टर्न की कॉइल्स को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा देते हो तो आपकी जो वोल्टेज बनती है वो अल्टरनेटिंग नेचर की होती है। और यही प्रिंसिपल अल्टरनेटिंग जनरेटर में, एसी जनरेटर में इस्तेमाल होता है। यानी अल्टरनेटिंग करंट वाला जो जनरेटर होता है वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर एक एन टर्न की कॉइल होती है जो मैग्नेटिक फील्ड में लगातार क्या कराई जाती है? रोटेट। उसी को रोटेट कराने में आपका जनरेटर क्या खर्च करता है? डीजल, पेट्रोल हुआ तो पेट्रोल, जो भी आप फ्यूल उसमें देंगे वो खर्च करता है। क्लियर है बात? तो आइए वहाँ तक पहुँचिए जल्दी से। रफ वर्क कॉपी नहीं होगा, देखने के लिए है केवल बस। तो रॉड को घुमा करके तुमने जो है वोल्टेज बना ली है। अब हम रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट नहीं कराएंगे, बल्कि स्लाइडिंग होगा, यानी ट्रांसलेटरी मोशन होगा, और देखते हैं कि क्या वोल्टेज आता है। आंसर है तब भी वोल्टेज बनता है। अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी रॉड को ट्रांसलेटरी मोशन कराएं तो उसके किनारों पर वोल्टेज बन जाती है। क्यों बन जाती है ये एक्सप्लेन करना है, कितनी वैल्यू की बनती है ये एक्सप्लेन करना है। तो इसको इन फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन लिखा जाए, कैलकुलेट। अभी रोटेट कर रहे थे उसका नाम था रोटेशनल ईएमएफ। अब की बार मोशन यहां कराएंगे तो कैलकुलेट मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ एक्चुअली वो ट्रांसलेटरी होता है। तो कैलकुलेट मोशनल ईएमएफ इन कंडक्टिंग रॉड, कंडक्टिंग रॉड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये रहा बी। तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई जाए यूनिफॉर्म, डायरेक्शन अंदर की तरफ है, इसमें एक कंडक्टिंग रॉड है जो कि मूव कराई जा रही है। अब अगर हम लोग अपने एकेडमिक सिलेबस की बात करें तो आपकी जो ये रॉड होगी ये हमेशा ऐसे मूव कराई जाएगी कि जो वेलोसिटी होगी वो बी के साथ 90 डिग्री हो। लेकिन लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसको हम जनरलाइज कर देंगे, डेरिवेशंस तो आपके हिसाब से करेंगे। ये देखिए वेलोसिटी, इस रॉड का नाम है जेके। तो रॉड का नाम है जेके, वेलोसिटी है वी, मैग्नेटिक फील्ड है बी। तो हमने जो डायग्राम सेलेक्ट किया है उसमें एंगल बिटवीन वी एंड बी कितना है? बोलो भाई। एंगल बिटवीन वेलोसिटी का v और मैग्नेटिक फील्ड का b वो है 90 डिग्री। तो अगर हम उसको थीटा समझे तो थीटा हो गया 90 डिग्री। ठीक है। अब अगर हम ये काम करें तो थोड़ी देर में आप अगर इन दोनों टर्मिनल्स को टच करें तो आपको शॉक लगेगा। या आपके पास में अगर बल्ब है और दोनों टर्मिनल से उसको वायर को जोड़िए तो वो बल्ब जलने लगेगा। इसका मतलब है रॉड के किनारों पर वोल्टेज आ गई है। तो डिस्कस करना है क्यों आई है और कितनी वैल्यू की आई है, दो चीज़ें डिस्कस करनी है।
तो क्यों आई है, इसके लिए हमने रॉड को फिर से बनाया है। ये रही रॉड जेके, कंडक्टिंग रॉड है, याद रहे ये बात। और कंडक्टिंग रॉड है तो भरे पड़े हैं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टिंग लिखा हुआ, हाँ लिखा हुआ है, कंडक्टिंग रॉड है ये। तो कंडक्टिंग रॉड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं। तो जब ये रॉड आपकी मूव कराई जा रही है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जरा उससे कुछ बातचीत कर लेते हैं। इसके अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, अभी एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं बाहर और बात करते हैं। तो जो इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन, जरा इससे पूछते हैं कि क्या क्या आपके ऊपर वर्किंग, क्या क्या आपके ऊपर जो है फंक्शंस काम कर रहे हैं। तो रॉड क्योंकि चलाई जा रही है तो जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके पास में भी वेलोसिटी है। रॉड के साथ अगर ट्रेन मूव करेगी तो उसमें बैठे हुए लोग भी उसी तरफ चलेंगे, तो ये वेलोसिटी हो गई। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है, इलेक्ट्रॉन के पास में भी वेलोसिटी काम कर रही है, क्योंकि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रॉड के अंदर हैं और रॉड अगर मूव करेगी तो इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, मूव करेंगे। और इस वजह से इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स है। तो यहां पर मैंने लिखा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का सिंबल क्या था, Fm ओवर फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो Fm इज इक्वल टू हो जाएगा QEB साइन थीटा, QEB साइन थीटा। अब यहां पर जो तुमने थीटा सेलेक्ट किया है वो 90 डिग्री है, तो रख दिया जाए। यानी कि जनरल वे में थीटा कभी 90 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फिलहाल 90 डिग्री है। तो Fm की वैल्यू आ गई QVB। अब 100% इसी डायग्राम पर फोकस करते हुए इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले इस फोर्स की डायरेक्शन को भी जज करते हैं। तो डायरेक्शन के लिए क्या करते थे, क्रॉस प्रोडक्ट रूल, क्योंकि Fm का ओरिजिनल फार्मूला क्या था, QV क्रॉस B। तो ये हरा जो मार्कर है ये वेलोसिटी हो गया और ये नीला वाला मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो ऑल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड शुड बी अलोंग द पहला वेक्टर यानी V। माइंड में हमेशा अगर डायरेक्शन आपको लेनी है तो आपके पास में हमेशा इस वाले लुक का फॉर्मूला होना चाहिए, QV क्रॉस B। ऑल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड शुड बी अलोंग द V। तो सारी की सारी फिंगर्स पहले V की तरफ कर दो, ऑल द फिंगर्स, फिर उसको मोड़िए। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो छोटे एंगल से इसको मोड़ दीजिए। तो ऑल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड शुड बी अलोंग द V। अब इसको मोड़ना है छोटा एंगल, देखो ये एंगल छोटा है 90 है और इधर ये कितना 270 है। तो आपको कर्लिंग कैसे करनी, छोटे एंगल से। तो V से फिंगर को कर्ल किया B की तरफ। तो जैसे V से B की तरफ फिंगर को कर्ल किया, अंगूठा किधर गया, ऊपर। तो यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कैसा होगा, ऊपर। लेकिन ये जब हम आंसर देते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स ऊपर है तो ये सोच के आंसर देते हैं कि वो चार्ज कैसा था, पॉजिटिव। लेकिन यहां पर जो देखो ना, ये चार्ज कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव। लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा चार्ज है, नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज वैल्यू होती है उसको किससे लिखा जाता है, E से। तो यहां पे E लिख दिया। भाई अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर आ रही है, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किधर आ रही है, नीचे की तरफ। तो लीजिए भैया ये फोर्स इस पर लग रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। और इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर जाके पोलराइज्ड हो गया। और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर भी मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो वो यहां पर आके पोलराइज्ड हो गया। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है इलेक्ट्रॉनों को ढकेल करके एक किनारे पर लिए जा रहा है। अच्छा, जिस एटम के ये फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, तो जैसे मैं एटम हूं, मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया तो मैं क्या बन गया, पॉजिटिव। और मेरे ऊपर भी कितना चार्ज है, उसी के बराबर, E के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन मेरा उधर चला गया ना, तो मेरे ऊपर चार्ज कितना आ गया, उतना ही। लेकिन मैं कैसा हूं, पॉजिटिव।
तो मैं पॉजिटिव है तो मुझे जो फोर्स मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ऊपर की तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन फोर्स खा करके नीचे आएगा, इलेक्ट्रॉन जिस एटम को छोड़ करके नीचे आएगा वो एटम पॉजिटिव चार्ज बन चुका होगा और वो एटम कहां शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ। वो एटम ऊपर शिफ्ट हो चुका होगा, ये देखिए, ये क्लियर हुई बात। और यही पोलराइजेशन ऑफ चार्ज, यही पोलराइजेशन ऑफ चार्ज इनके किनारों पर क्या बना रहा है, वोल्टेज। भाई यहां पे नेगेटिव जमा हो रहा है, यहां पर पॉजिटिव जमा हो रहा है। धीरे धीरे सिचुएशन क्या होगी, धीरे धीरे सिचुएशन ये होगी, ध्यान देना भाई, यहां पर नेगेटिव आने लगा, पोलराइज्ड हो रहा है नेगेटिव, यहां पॉजिटिव आने लगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो रही है E। नाउ दिस इज इंड्यूस्ड, ये किसी उससे नहीं आई है कि बैटरी से आ गई हो, ये इंड्यूस्ड हुई है, ये बिना बैटरी के फीचर है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखिए जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ताकतवर हो जाएगी, अब जरा इलेक्ट्रॉन को फिर से बाहर निकालते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन यहां अभी नहीं आ पाया है उसके लिए बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, ये देखिए, और इस इंड्यूस्ड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की तरफ। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जब फोर्स लगाती थी तो नेगेटिव वाले लोगों पर जो फोर्स होता था वो फील्ड का जस्ट क्या होता था, उल्टा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंड्यूस वाली फोर्स बनाएगी, तो फोर्स होता था Q इंटू ई, तो यहां पे E इंड्यूस्ड वाला और Q किसका, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे E लिख दिया। यानी कि शुरू में तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत कंफर्ट फील करेंगे क्योंकि उनके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स, फटाफट नीचे जा रहे हैं। बेचारे जिस एटम के ये फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज हो गए, वो ऊपर जा रहे हैं, तो ये जंप करके नीचे, ये जंप करके ऊपर। धीरे धीरे इस काम से इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे इस मैग्नेटिक फोर्स को क्या करेगी, रोकेगी। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड रोकने में कामयाब हो जाएगी तो पोलराइजेशन रुक जाएगा। भाई अब ये इलेक्ट्रॉन जो है कहेगा मुझे कोई इधर खींच रहा है और एक फोर्स मुझे उधर खींच रहा है और दोनों बराबर हो गए हैं, तो सिचुएशन कौन सी आ गई, इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, और जिस समय ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा उस समय ई इंड्यूस्ड बराबर हो जाएगा एफएम के, ई इंड्यूस्ड बराबर हो जाएगा एफएम के। तो यहां पर E और E इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा, तो बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा था E बराबर होता है डेल्टा V बाई डेल्टा R, इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था भाई। यहाँ नेगेटिव लगता था, नेगेटिव के पीछे आप जानते रीजन क्या था, कंजर्वेटिव की कहानी में। E माने इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल्टा V माने पोटेंशियल डिफरेंस, तो E माने इलेक्ट्रिक फील्ड, और मान लेते हैं यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपिटल V है, लेकिन आपको फिर बचना पड़ेगा, अपने आप को बचाना पड़ेगा, क्योंकि रॉड के पास में जो वेलोसिटी है उसके लिए भी V बनाए बैठे हो, और पोटेंशियल डिफरेंस का V भी तुमने कैपिटल E में बना लिया है। चलिए मैनेज करेंगे चीज़ों को। और ये जो रॉड है वो L लंबाई की है। अगर ये रॉड L लंबाई की है तो किनारों के बीच की दूरी यहाँ कितनी हो जाएगी, L। तो यहाँ से E इंड्यूस्ड आ जाएगा V बाई L, और FM की वैल्यू कितनी होगी, EVB। तो यहाँ से E से E कट जाएगा, तो V बराबर क्या आ जाएगा, VBL। सोचो अगर तुमने ये थीटा 90 नहीं लिया होता तो जनरल फार्मूला क्या आता, VBL साइन थीटा, लेकिन तुमने थीटा क्या लिया, 90। तो ये आपकी आ गई है इंड्यूस्ड वोल्टेज और ये आई है VBL। लेकिन क्वेश्चन करने के लिए, सारे क्वेश्चन करने के लिए आपको याद होना चाहिए VBL साइन थीटा।
छोटा वाला भी स्पीड है इसकी रॉड की, और बाकी बी और एल क्या है आपको पता चल गया। क्यों आता है ये एक्सप्लेन हो चुका, कितना आता है ये भी एक्सप्लेन हो चुका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। पहले आप क्या करिए, यहां से लेकर के यहां तक आइए और उसके बाद फिर मुझे बताइएगा, मैं कुछ लिखा दूं उसके बाद आगे मूव करना। जहां तक टिक लगाया है बस वहां तक। पहला पॉइंट लिखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड कंडक्टिंग रॉड। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड कंडक्टिंग रॉड also having velocity, also having velocity, also having velocity due to it these free electrons, due to it these free electrons feel या experiences, जो चाहे वो लिखें, due to it free electron experiences magnetic force, magnetic force, magnetic force। ब्रैकेट में लिख लो, मैग्नेटिक फोर्स के आगे ब्रैकेट में Fm इज इक्वल टू EVB साइन थीटा। ब्रैकेट में लिखना Fm इज इक्वल टू EVB साइन थीटा। 90 मत लिखना, थीटा लिखना, ब्रैकेट में EVB साइन थीटा। हो गया। सेकंड नंबर पॉइंट पे आ जाओ। दिस मैग्नेटिक फोर्स ड्रिफ्टेड को अंडरलाइन कर लेना, ढकेल देना। दिस मैग्नेटिक फोर्स ड्रिफ्टेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, this magnetic force drifted free electrons and corresponding to it positively charged atom, underline कर लेना, and corresponding to it positively charged atom also drifted in opposite direction, also drifted in opposite direction। तीसरा पॉइंट आइए, ड्यू टू ड्रिफ्टिंग, तीसरे पॉइंट पर आइए, ड्यू टू ड्रिफ्टिंग पोलराइजेशन, अंडरलाइन करिएगा, ड्यू टू ड्रिफ्टिंग पोलराइजेशन of positive and negative charges take place, polarization of positive and negative charges take place, polarization of positive and negative charges take place, and finally a stage comes, when induced electric field balance the magnetic force, induced electric field balance the magnetic force, induced electric field balance the magnetic force, such as अब आप ये डायग्राम बना लीजिए, यहां से स्टार्ट करिए और यहां पर आइएगा तो इक्वेशन 1 आ जाएगा। ये इन इक्विलिब्रियम,
जब इंड्यूस्ड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगी तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से बनने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स शुड बी कैंसल्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स। यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, ये इक्वेशन 2 होगा। फिर आप आगे बढ़ते जाइएगा, इक्वेशन 1 के बाद ये डायग्राम होगा और मूव करते जाइएगा। तो रिजल्ट आ गया, इंड्यूस्ड वोल्टेज कैपिटल V बराबर, प्रूफ होके आया है VBL साइन थीटा, सॉरी VBL आया है, लेकिन जनरल वे में अगर आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल V बराबर VBL साइन थीटा। तो अगर सभी प्रकार के न्यूमेरिकल करने हैं तो याद रखना VBL साइन थीटा। स्पेशली आप अपने बोर्ड के लिए बात करें तो उन्होंने डिराइव कराया जब थीटा 90 हो। थीटा क्या चीज़ है आपको पता है, थीटा है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड बी, वेलोसिटी एंड बी। तो जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी लेंथ वाली कंडक्टिंग चीज़ को ट्रांसलेटरी मोशन कराते हैं तो क्यों उसके किनारों पर वोल्टेज आ जाती है, उसका एक्सप्लेनेशन हुआ। कितनी आ जाती है उसका भी एक्सप्लेनेशन हुआ। हमने स्पेशली थीटा 90 लेके निकाला है, लेकिन अगर 90 ना लेते तो थीटा बना रहता पहले से ही। ध्यान दें, क्वेश्चन लिखेंगे बाद में। दो बातें नहीं भाई, दो पैरेलल रेल्स हैं, रेल यानी पटरी, कंडक्टिंग है ये, दो पैरेलल हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है चलो L ले लेते हैं, और यहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर। बहुत सारी चीजें मैनेज करनी है इसी बोर्ड पर आपको, अपनी कॉपी के एक पन्ने पर। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने अंदर बना दी, तो ये एक्स्ट्रा में जो एरो बनाने पड़ते हैं डायरेक्शन के लिए वो नहीं बनाने पड़ते। तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है, बी वैल्यू की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों पैरेलल रेल्स पर एक रॉड रख दी गई है और पूरा का पूरा सिस्टम जो है फ्रिक्शनलेस माना गया है। अब यही डिफरेंस, आप डिफरेंस भी देखते चलते हैं। अब जब आप इसको अपने स्कूल लेवल पे कर रहे हैं तो फ्रिक्शनलेस है, अदरवाइज फ्रिक्शन के साथ है। तो ये एक आपकी कंडक्टिंग रॉड है, एक बार फिर से इसका नाम JK मान लेते हैं। तो ये पैरेलल रेल्स पर स्लाइड कराई जा रही है, अपने आप तो चलेगी नहीं तो इसको स्लाइड करा रहे हैं। तो अब हमने इसमें एक एक्सटर्नल एफर्ट्स लगा दी है, एक्सटर्नल फोर्स लगा दी है, इसको मूव कराया जा रहा है। तो सपोज करते हैं कि t समय बाद या किसी इंस्टेंट पर, ये पहले यहाँ थी टाइम 0 पर, ये यहाँ थी, और कुछ समय बाद ये यहाँ पहुँच गई। सपोज करते हैं ये यहां पहुंच गई। K एंड J, और ये यहां से X डिस्टेंस चल पाई है, यहां पर है एट एनी इंस्टेंट T, या चलो एट एनी इंस्टेंट लिख दिया। तो बताइए 0 टाइम से और उस इंस्टेंट टाइम के बीच लिंकेज फ्लक्स कितना है, फाई बराबर। तो फाई बराबर होता है BA cos थीटा, B तो यूनिफॉर्म है, बदलने वाला नहीं। एरिया कितना हो जाएगा L इंटू एक्स,
भाई जो एरिया कवर हुआ है, स्वेप्ट हुआ है, वो कैसा रेक्टेंगुलर दिख रहा है तुमको? तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी है L, और जो डिस्टेंस x है वही चौड़ाई बनेगी, और थीटा कितना होगा 0, क्योंकि जो एरिया तैयार होगा उस एरिया का एरिया वेक्टर या तो आपकी ओर होगा या अंदर की ओर होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारी अंदर की ओर है तो हम भी उसी तरफ खड़े होंगे, तो एरिया वेक्टर हमेशा आपकी ओर होता है, क्योंकि ऑब्जर्वर भी अंदर की तरफ ही होगा तो एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ होगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब ये फाई बराबर आ गया BLX। बताओ इसमें वेरिएबल कौन है? x है ना, और कोई तो है नहीं, तो वेरिएबल x है, तो जरा इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए। तो लेफ्ट में भी dt और राइट में भी dt टाइम के लिए, इधर हो गया d फाई बाई dt, कांस्टेंट लोग बाहर आ जाते हैं, BL बाहर आ गया, और dx बाई dt, ये d फाई बाई dt और BL dx बाई dt। अब आप देखिए d फाई बाई dt क्या हुआ? इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो यहां पर लिखा मैंने इंड्यूस्ड वोल्टेज, आप वोल्टेज लिख दो, आप EMF लिख दो, तो इसको भी मैंने किससे लिख लिया? चलो E से लिख दिया, BL, और dx बाई dt क्या है? v माने वेलोसिटी, क्योंकि x वहां पे डिस्टेंस है, t समय में या किसी इंस्टेंट में कितना डिस्टेंस कवर किया x, तो dx बाई dt क्या बनेगा? स्पीड, dx बाई dt क्या बनेगा? वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो v है वो वेलोसिटी है, स्पीड कहना चाहो स्पीड भी कह सकते हो, और ये हो गया आपका dx बाई dt। ठीक है ना, एक पार्ट इसका पूरा हुआ कि व्हाट हैपन इफ कंडक्टिंग रॉड स्लाइड ओवर द टू पैरेलल रेल्स, जो रेल्स हैं वो भी कंडक्टिंग है, क्या होगा? आपने डिस्कशन किया तो पता चला कि भाई रॉड के किनारों पर वोल्टेज आ जाएगी। अब क्या हुआ कि किसी ने इस रेल को रेजिस्टेंस लगा करके कनेक्ट कर दिया, तो वोल्टेज तो बन चुकी है। अभी अभी आपने देखा था कि इधर पर नेगेटिव था और इधर कैसा था? पॉजिटिव था। देखो जब कोई रॉड रोटेट करती है तो रोटेट करने का शॉर्टकट हमारे पास था कि जो फ्री वाला किनारा है वहां पे कैसा? लो पोटेंशियल, और जो फिक्स वाला किनारा है वो हाई पोटेंशियल, लास्ट वाली क्लास में। लेकिन अगर कोई रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में ट्रांसलेटरी मोशन करती है तो कौन होगा हाई पोटेंशियल, कौन होगा लो पोटेंशियल? ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन से निकाला जाता है। अभी हमने देखा था जेके में, तो के पर नेगेटिव आ रहा था और जे पर पॉजिटिव जा रहा था, तो ये हाई और ये लो है। अब अगर तुमने ये करंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं था कोई करंट नहीं होगी, सर्किट अधूरा है। भाई वोल्टेज तो यहां आ चुकी है ना, लेकिन सर्किट तो अभी अधूरा है ना। लेकिन जैसे तुमने यहां पे रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, अब क्या होगा? अब होगा ये कि हाई वोल्टेज से करंट चलेगी, वोल्टेज इंड्यूस वाली आ चुकी है और इसलिए इंड्यूस वाली करंट चलेगी। अब जब इंड्यूस वाली करंट चलेगी तो वो यहां पे भी पहुंचेगी आई, उधर हमारा एक्सटर्नल फोर्स अपना काम कर रहा है, रॉड को वेलोसिटी मेंटेन करा रहा है, लेकिन सर्किट जुड़ चुका है तो करंट चालू हो गई है। अब क्या होगा? अब ये रॉड एक शिकायत ये करेगी, इस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है IBL साइन थीटा, देखते हैं किस तरीके से आएगा। तो सेकेंड फेज स्टार्ट हो गया। यानी एक क्वेश्चन तो ये रहा कि इफ द टू पैरेलल रेल्स आर गिवन एंड ओवर दीज रेल्स ए कंडक्टिंग रॉड स्लाइड विदाउट द फ्रिक्शन, देन व्हाट हैपन? देन कैलकुलेट द वोल्टेज। तो आप कर लोगे इसको। दूसरा क्वेश्चन का पार्ट ये रहा कि अगर वो दोनों रेल्स आपस में जोड़ दी जाएं, कनेक्ट कर दी जाएं विद द हेल्प ऑफ द रेजिस्टेंस, तो आगे की कहानी डिस्कस करो, वही स्टार पॉइंट में डिस्कस चल रहा है। तो जैसे ये इंड्यूस करंट वहां पर बन जाएगी तो रॉड जेके पर लगने वाला फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ओवर जेके, तो F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा। तो I माने I, ओके, L माने L, ठीक है, B माने B, ये भी सही है, साइन 90।
यहाँ का थीटा क्या होता था, बी और आई एल का एंगल। तो भाई ये बी तो आपका अंदर की ओर है, तो आई एल आपका ये है, जो आई होता था वही आई एल होता था ना, दोनों आपस में कितने 90। तो ये आ गया F इज इक्वल टू आई एल बी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स है तो M लगा दिया। डायरेक्शन देखते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड जिंदाबाद, लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का, फादर माने फोर्स, मदर माने मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड माने करंट। तो जो गिवन है पहले उसको सेट करो। तो देखो मदर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट तो मैग्नेटिक फोर्स किधर जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, बोलो। तो यहां पर जैसे ही तुमने इन दोनों रेल्स को जोड़ दिया आपस में, तो यहां पर एक मैग्नेटिक फोर्स बन गया जो अभी तक नहीं था। लेकिन अब ये मैग्नेटिक फोर्स तुम्हारे उस रॉड की जो स्पीड थी उसको क्या करने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। भाई रॉड के पास एक्सटर्नल फोर्स ये है, रॉड के पास वेलोसिटी ये है, लेकिन अगर हम इसको हटा दें तो करंट खत्म, तो ये खत्म, तो रॉड को कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको लगा दें तो करंट होगी और ये फोर्स होगा, तो ये तुम्हारे एक्सटर्नल का क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी कि अब जो रॉड है वो धीरे धीरे आगे जब बढ़ रही होगी तो कंप्लेन आएगी कि उसकी स्पीड को कोई क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा, इसके बारे में अगर देखें तो यहां पर ये जो मैग्नेटिक फोर्स आया है उसमें जो आई है वो कैसी है, इंड्यूस करंट है, और जैसे जैसे ये ज्यादा होती जाएगी ये फोर्स भी क्या होता जाएगा, ताकतवर होता जाएगा। क्लियर इतनी बात? तो क्वेश्चन पर आइए, पहले लिखिए आप क्वेश्चन को नोट में लिखिए क्योंकि ये वीआईपी प्रॉब्लम्स हैं इसलिए। गिवन टू पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स, गिवन टू पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स, गिवन टू पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स, फुल स्टॉप, ओवर इट a conducting rod, over it a conducting rod make sliding motion without friction, over it a conducting rod make sliding motion without friction, find induced voltage, find induced voltage। जितना क्वेश्चन आपने लिखा हुआ है स्टार्ट होगा यहां से उसका आंसर, और आंसर खत्म होगा यहां पर, यहां पे खत्म होगा। और फिर इसके बाद में थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे क्वेश्चन में,